इस वक्त संसद के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसका असर हजारों एनजीओज और करोड़ों रुपए के फॉरेन फंडिंग पर पड़ने जा रहा है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 13 अगस्त को खत्म होने वाला है और सरकार पूरी कोशिश में है कि इसी सत्र में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पास करा लिया जाए। ये बिल इसी साल 25 मार्च को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक ये पास नहीं हो पाया। विपक्ष इसे कैलकुलेटेड एजेंडा बता रहा है। केरला असेंबली ने इस बिल को वापस लेने की मांग करते हुए रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह FCRA 2.0 पोर्टल भी लॉन्च कर चुके हैं। मतलब जो चीज़ें कानून बनने का इंतजार कर रही हैं वो डिजिटल सिस्टम में पहले ही लागू की जा चुकी हैं। आखिर सरकार इस बिल को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्या इससे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के एनजीओज में आने वाला फंड प्रभावित होने जा रहा है? जानेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में पूरी कहानी FCRA की। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये भारत का एक ऐसा कानून है जो तय करता है कि विदेश से आने वाला पैसा भारत में एनजीओज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट, एसोसिएशंस आदि में कैसे पहुंचेगा या वो इसको कैसे खर्च कर सकते हैं। FCRA की शुरुआत होती है साल 1976 में। उस वक्त FCRA बनाने का मकसद था कि विदेश से आने वाला पैसा भारत की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटरनल हार्मनी को प्रभावित न कर सके। साल 2010 में इसे पूरी तरह बदलकर एक नया और ज्यादा सख्त कानून बना दिया गया था, जिसे FCRA एक्ट 2010 कहा जाता है। और इसी नए कानून के तहत तय होता है कि कौन विदेशी चंदा ले सकता है, पैसे को रिसीव करने का प्रोसेस क्या होगा और किन किन गतिविधियों पर रोकथाम रहेगी। इस कानून को कड़ा बनाने की कवायद 2016 में फिर से तेज हुई। एक एक करके 3 लगातार अमेंडमेंट किए गए। साल 2020 में एक बड़ा बदलाव किया गया और इस अमेंडमेंट में एक नया नियम जोड़ दिया गया कि अब एनजीओ चलाने वाले लोगों को अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा, ताकि सरकार को पता रहे कि संस्था के पीछे असल में कौन कौन लोग हैं। और इसके साथ ही एक और सख्ती की गई कि अब कोई भी एनजीओ विदेश से आया पैसा अपनी मर्जी से किसी भी बैंक में नहीं रख सकता है, बल्कि उसे सिर्फ दिल्ली की एक तय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में ही खाता खोलकर रखना होगा। एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ को पैसा आगे भेजने पर रोक लगा दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की सीमा को 50% से घटाकर के 20% कर दिया गया और रिन्यूअल की प्रोसेस पर भी सरकार की निगरानी शुरू कर दी गई। यानी हर नए अमेंडमेंट के साथ पहले से मौजूद जो सहूलियत थी वो कम होती चली गई और सरकार का कंट्रोल इस पर बढ़ता गया। और अब साल 2026 में एक बड़ा कदम सामने आया है। अमेंडमेंट बिल, नए रूल्स और FCRA 2.0 पोर्टल, ये तीनों एक साथ। सरकार अब तक कहती आई है कि इसका मकसद सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, कोई क्रैकडाउन नहीं है। लेकिन पिछले 12 सालों में जो 22,000 से ज़्यादा लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, उनका पूरा डेटा, उनकी वजह, उनके रीजंस क्यों किए गए, वो कुछ भी पब्लिक नहीं किया गया। तो क्या वाकई ये सिर्फ रेगुलेशंस हैं या एक बड़ा कंट्रोल लेने की कोशिश है? सवाल तो उठता है। जुलाई 2026 तक के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब सिर्फ 14,449 ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही एक्टिव FCRA सर्टिफिकेट्स बचे हुए हैं, जबकि 22,498 तकरीबन 22,500 लाइसेंस सरकार अब तक कैंसिल कर चुकी है और 15,212 ऐसे हैं जो एक्सपायर होकर रिन्यू नहीं हुए। साल 2021 से 24 के बीच चर्च से जुड़े कई बड़े संगठनों का लाइसेंस छीन लिया गया या फिर रिन्यू नहीं हो सका, जैसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की सोशल सर्विस विंग, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन, वॉलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी और वर्ल्ड विजन की इंडियन ब्रांच। इसके साथ ही दिल्ली का वो थिंक टैंक जिसे फोर्ड फाउंडेशन और USAID से फंडिंग मिलती थी और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च भी बंद किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी अगुवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी किया करते थे, जैसे ऑक्सफैम इंडिया, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। इनका भी लाइसेंस इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। इसके साथ ही 2021 में केरला के कई मुस्लिम संगठन और मदुरई के रस फाउंडेशन जैसे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का भी लाइसेंस सस्पेंड किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल बड़ा नाम है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को सामने लाने और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसको तो भारत में अपना पूरा ऑपरेशन ही बंद करना पड़ गया क्योंकि ईडी ने उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इसके अलावा मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी का रिन्यूअल क्रिसमस वाले दिन यानी कि एडवर्स इनपुट्स का बहाना देकर के आपत्तिजनक जानकारी का हवाला देकर के रोक दिया गया था, बिना ये बताए कि उसमें सच में कुछ आपत्तिजनक था भी या नहीं था। फिर जब विरोध हुआ इसका तो हफ्ते भर बाद उन्हें लाइसेंस वापस बहाल भी करना पड़ा, लेकिन सरकार ने आज तक नहीं बताया कि वो कौन सी शिकायत थी जिसकी बदौलत उसको रद्द किया गया था। सरकार बार बार कहती है कि ये कार्रवाई उल्लंघन के आधार पर हो रही है,
लेकिन जब रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स के एक ग्रुप ने गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर मांग की कि इन एनजीओ के खिलाफ जो भी एडवर्स रिपोर्ट्स हैं वो सार्वजनिक की जाएं, तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद संसद में जब सरकार से पूछा गया तो सिर्फ इतना बताया गया कि साल 2018 से 22 के बीच में 1827 एनजीओ का लाइसेंस उल्लंघन की वजह से कैंसिल किया गया, लेकिन कौन सा उल्लंघन, किस धारा के तहत, इसकी डिटेल्स कभी नहीं बताई गई। अब बात करते हैं इस बिल की सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल बात की। वो एक बात है एक नई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का गठन। ये बिल्कुल नया प्रावधान है जो पहले कानून में नहीं हुआ करता था। यानी अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ हो, सरेंडर हुआ हो या एक्सपायर होकर रिन्यू ना हो पाया हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की विदेशी चंदे से बनी संपत्ति, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, लाइब्रेरी हो या जमीन, अब वो सीधे इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के कब्जे में चली जाएगी। अब पुराने कानून की सेक्शन 15 में भी एक ऐसा प्रावधान हालांकि था, लेकिन वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी यानी कि आमतौर पर स्टेट गवर्नमेंट तक ही सीमित था। ये नया बिल इसको प्रोविजनल वेस्टिंग कहता है, यानी अस्थायी कब्जा। अगर ऑर्गेनाइजेशन दोबारा रजिस्ट्रेशन तय समय में बहाल करा ले तो वापस मिल सकता है, लेकिन अगर तय समय में रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं होता है तो फिर ये परमानेंट वेस्टिंग में बदल जाता है, यानी वो संपत्ति हमेशा के लिए सरकार की हो जाती है। अब इसका मतलब समझिए, जैसे कोई एनजीओ किसी गांव में 20 लाख रुपए की लागत से एक लाइब्रेरी बनाता है और उसका सालाना खर्च सिर्फ 4 लाख रुपए है, तो नए नियमों के हिसाब से अगर उस संगठन ने 2 साल में 10 लाख रुपए की विदेशी राशि खर्च नहीं की तो उसका रिन्यूअल अटक सकता है, और अटकते ही वो लाइब्रेरी वाली जमीन जायदाद डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के रडार पर आ जाएगी। यानी छोटे और ईमानदार तरीके से काम कर रहे संगठन जो सिर्फ इसलिए कम पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि उनका काम उतने का ही है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। अब नए FCRA रूल्स के अंदर एक और प्रावधान जोड़ा गया है। धर्म परिवर्तन करवाने में शामिल संगठनों को FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करीब 16,200 संगठनों को मिलाकर कुल 22,963 करोड़ रुपए की विदेशी चंदा राशि भारत में आई। ये आंकड़ा खुद होम मिनिस्ट्री ने जारी किया है और इसका इस्तेमाल वो यह साबित करने के लिए करते हैं कि FCRA कोई प्रतिबंध वाला कानून नहीं बल्कि एक रजिस्ट्रेशन और डिस्क्लोजर वाला सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि साल 2016-17 से साल 2019-20 के बीच एनजीओज को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंड मिल चुका था, जिसमें लगभग 40% अकेले यूनाइटेड स्टेट्स से आयाती पैसा था। दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भेजा गया था। यानी पैसा बहुत बड़ी मात्रा में आता रहा है, लेकिन ये पैसा किस किस संगठन तक पहुंचा, किसने कितना खर्च किया और किसका ऑडिट किया और किसका नहीं किया, ये डिटेल्स आम जनता तक पूरी तरह कभी नहीं पहुंचती। यहीं पर एंटर होता है FCRA 2.0 पोर्टल। 30 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लॉन्च किया, जिसमें आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ई-साइन और OCR डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं हैं। तो क्या इस डिजिटलाइजेशन का मतलब सच में पारदर्शिता है? क्योंकि यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग और इलीगल मनी फ्लोज को रोकने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो इसने अपने साल 2024 के मूल्यांकन में सिफारिश की थी कि सरकार को एक टारगेटेड रिस्क बेस्ड तरीका अपनाना चाहिए, यानी सिर्फ उन संगठनों पर नजर रखनी चाहिए जिनसे आतंकी फंडिंग का सच में खतरा हो, और पूरे सिविल सोसाइटी सेक्टर पर एक जैसी सख्ती नहीं थोपनी चाहिए। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि 2026 का ये पूरा पैकेज बिल, नए रूल्स और पोर्टल तीनों मिलाकर बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है। यानी जो टेक्नोलॉजी पारदर्शिता के नाम पर लाई गई वो असल में रिस्ट्रिक्टिव प्रावधानों को इतना ऑटोमेटिक बना रही है कि उन पर सवाल उठाना या फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लागू करना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। तो कुल मिलाकर पैसा बड़ी मात्रा में आ रहा है, पोर्टल डिजिटल हो चुका है, दावे पारदर्शिता के हो रहे हैं, लेकिन असली अकाउंटेबिलिटी यानी किसका पैसा कैंसिल किया जा रहा है और किस आधार पर किया जा रहा है और अब उसकी संपत्ति का क्या होगा, ये सवाल अब भी अधूरे हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजते रहें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।